जो आजादी संविधान में दिया गया, उस संविधान को ही खत्म करने की कोशिश आज बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है और मोदी जी कर रहे हैं। रोड शो 50 किलोमीटर, आज भी रोड शो, कल भी रोड शो। रोड शो एक प्रधानमंत्री जी इलेक्शन में, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है, चलना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम सभी लोग कांग्रेस को लाने के लिए हाथ मिलाते चले। मंच पर बैठे हुए मेरे कांग्रेस के नेताओं और यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों, युवा मित्रों और मीडिया के मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मैं अध्यक्ष बनने के बाद मेरे को चुनाव प्रचार ही शुरू हो गया। यानी आप सभी के आशीर्वाद से एआईसीसी प्रेसिडेंट तो बना, लेकिन जिस दिन बना उस दिन से मुझे काम पे ही लगाया गया और वो काम इतना महत्व का है, अगर मेरा जीवन दांव पर भी अगर लगाऊंगा वो कम है। वो इसलिए कम है, मैं जिन उसूलों के लिए लड़ता हूं और बचपन से जिन उसूलों के लिए मेरा लगाव है, वही उसूल आज खतरे में है। संविधान को बचाना, लोकतंत्र की हिफाजत करना, ये मेरा पहला कर्तव्य है। देश को बचाना, ये भी मेरा पहला कर्तव्य में से एक है। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोकतंत्र के नाम से चुन के आने के बाद आप सब तरफ देख रहे हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको एक एक करके मिटा रहे हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, इस देश के 134 करोड़ जनता के लिए जो उन्होंने एक पवित्र ग्रंथ दिया, उस पवित्र ग्रंथ की रक्षा करना हम सबका काम है। लेकिन उसको तोड़ने वाले लोग आए हैं, डेमोक्रेसी को बर्बाद करने वाले लोग आज हुकूमत में बैठे हैं, हमारे हकूक को छीनने वाले लोग आज सत्ता पे हैं। जो आजादी, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, एक जगह से दूसरे जगह चलने की आजादी, ये सब जो आजादी संविधान में दिया गया, उस संविधान को ही खत्म करने की कोशिश आज बीजेपी कर रही है,
आरएसएस कर रही है और मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी तो ये कहते ही हैं, छोटी सी बात को भी अपने आप को ये कहते हैं, मैं गुजरात का सुपुत्र हूं, मैं आपके पास आया हूं, मुझे बाहर के लोग सब गालियां देते हैं, मेरा अपमान करते हैं, इसीलिए मुझे बचाओ। अरे भाई, आप अगर बुरा काम करते हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री हो, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बोलेंगे ही, सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक भी बोलेंगे। तो बार बार यहां क्यों आके रोते हो? आपको दिल्ली में काम दिया गया है, फिर यहां गली गली क्यों फिर रहे हो? मैं पूछता हूं, रोड शो 50 किलोमीटर, आज भी रोड शो, कल भी रोड शो। रोड शो एक प्रधानमंत्री जी इलेक्शन में, गली गली वोट मांगने के लिए, और किनको हराने के लिए? जिनके पास पैसे नहीं, छोटे मोटे व्यापारी हो, मिडिल क्लास के लोग हो, दलित हो, उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए आप आए। फिर आपके एमएलए कोई नहीं है यहां पर उनके खिलाफ बोलने के, आपके कार्यकर्ता नहीं है, आपके पार्टी के लोग नहीं है। वो तो एक काम करने दो उनको, कम से कम एमएलए का, म्युनिसिपालिटी का, जिला पंचायत का वो करने दो। आपको दिल्ली में भेजा है, दिल्ली के दरबार को आप संभालो। लेकिन उनको तृप्ति नहीं, उनको पावर होना, अधिकार होना, पंचायत से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक उनको ही अधिकार होना, दूसरा और कोई नहीं। मैं इज्जत करता हूं इस देश के प्रधानमंत्री, एज ए प्राइम मिनिस्टर हमारे संविधान में सर्वोच्च पद उनको दिया है, लेकिन उसके सही ढंग से इस्तेमाल करो। लोगों को डेवलपमेंट करके, प्रगति करके, अभिवृद्धि के रास्ते पे ले जाके सबको सुखी रखो। बात तो कहते हैं आप हमेशा, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन हम यहां देख रहे हैं सबका साथ तो ले रहे हैं, सिर्फ 2 अमीर लोगों का विकास हो रहा है। और बार बार वही बात दोहराते हैं, और हम कुछ टीका करें तो बार बार हमको गालियां देते हैं। और जब लोग अपोजिशन पार्टी के लोग कुछ कहते हैं, वो बोलते हैं, भाइयों मैं गुजरात से आया हूं, इस मट्टी का सुपुत्र हूं, मेरे को रोज ये अपोजिशन के लोग 2 किलो गालियां देते हैं। सुने नहीं सुने आप? कौन सुने? हाथ उठाइए। हाँ, ये देखो, वो तो कहते 2 किलो रोज गालियां खाता हूं, मुझे उससे शक्ति मिल रही है। वो कहते हैं, अरे भाई रोज उठते ही आप भगवान की पूजा कम करते हो, कांग्रेस को ज्यादा गालियां देते हो। आप तो 2 किलो गालियां खाते हो, लेकिन
कांग्रेस को 4 कुंटल गालियां देते हो। सुबह उठते ही कांग्रेस का नाम लिए बगैर उनको खाना भी हजम नहीं होता। ऐसे लोग बार बार बोलना, बार बार छेड़ना, ये ठीक नहीं। और यहां पर डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। भाई डबल इंजन आप लगाए हैं तो 6 साल में 3 इंजन क्यों बदलने पड़े? छह साल में 3 चीफ मिनिस्टर बने और वो चीफ मिनिस्टर यानी काम नहीं किए, इसलिए तो आप बदले होंगे। जब इंजन काम नहीं करता तो बदलते ही है। तो वैसा आपने ही कहा, हम नहीं। आपने हमेशा डबल इंजन की सरकार आई तो डेवलपमेंट होगा, डबल इंजन की सरकार आई विकास होगा, ये सब आप ही ने कहा। तो हम इस देश के, हमारे गुजरात के मिट्टी में पैदा हुए महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और अनेक नेता यहां से निकले, हमको आजादी दिलाई। हम आजादी आने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा गांधी जी, आजाद जी, इन्होंने सबने मिलकर सोचा भाई अगर इस देश में लोकतंत्र ठीक चलना और इस देश में सबको बराबरी का हक मिलना, सामाजिक न्याय मिलना, सोशल जस्टिस मिलना, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ से संविधान लिखाना चाहिए। ये उन्होंने ही किया। इसीलिए महात्मा गांधी जी का फोटो हमारे सर पे, हमारे ऑफिस में, हमारे जजेस के सर पे, और हमारे तो दिल में है ही है, लेकिन हर एक ऑफिस में चाहिए। जो भी कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज, किसकी फोटो लगाते हैं? महात्मा गांधी जी की फोटो सर पे रही। और इन्होंने बार बार बोलते ये गुजरात का अपमान है, ये गुजरात। आपको अगर कुछ हुआ तो ये गुजरात का देश को बनाने वाले महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल तो देश को एक करे, मजबूत करे। ये सब हमारे कांग्रेस के है भाई। और कांग्रेस पार्टी के नेता थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और आप आरएसएस के ऑफिस में कभी गांधी जी का, वल्लभ भाई पटेल का, बाबा साहब अम्बेडकर का कभी फोटो लगाया? और यहां आते ही आपके सामने रोते हैं कि ये हुआ वो हुआ। देखो, सही बात बोलना चाहिए। और जब वो एक बड़े नेता है देश के, तो सही बात बताना सीखना चाहिए। और हमेशा नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल में झगड़ा, नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस में झगड़े की बात करना, महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के इस पे बात करना, ये सही नहीं है। अरे पूरा देश मानता है, दुनिया मानती है महात्मा गांधी जी को।
आप क्यों ऐसा बीच में झगड़े की बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। और कितने साल हुकूमत कर रहे, अभी डेवलपमेंट होना बाकी है बहुत। मैं पूछता हूं, 27 साल गुजरात की सरकार कौन चला रहा है? बीजेपी ना। और इससे पहले भी वही लोग जनता पार्टी के नाम पे भी चलाए। और आज वो फिर 27 साल के बाद भी ये कहते हैं कि गुजरात अभी विकसित नहीं हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ही कारण है सबको। और 9 साल वो प्राइम मिनिस्टर बन के हैं, और 9 साल प्राइम मिनिस्टर, 27 साल बीजेपी की सरकार, फिर उस 27 साल में 13.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे। इतने साल रहने के बावजूद भी अगर बीजेपी डेवलपमेंट नहीं कर सकती है तो उसको गद्दी से उतारना चाहिए। उसको राज करने का कोई हक नहीं है। इतना आपको मौका दिए, फिर बार बार हमको ही पूछे कांग्रेस पार्टी में 70 साल में क्या किया? कितने बार बोलेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, रोज उठ गए 70 साल में तुमने। अरे 70 साल में हमने बहुत कुछ किया, आजादी दिलाई, लोकतंत्र लाया, संविधान बनाया, और कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी नेताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरे देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार लोकतंत्र में नहीं था, लेकिन यहां पर जिस दिन संविधान राष्ट्रपति को सौंपा गया उसी दिन महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। आप देखिए, पूछिए, आप इतिहास पढ़िए, ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला, इंग्लैंड में कब मिला, अमेरिका में कब मिला, फ्रांस में कब मिला, जहां लोकशाही के लिए क्रांति हुई। लेकिन भारत में जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी मर्द औरत सब बराबर, सभी को वोट का हक है। इतना ही नहीं, जो गरीब से गरीब आदमी, सफाई कर्मचारी को भी एक ही वोट, और इस देश के प्रधानमंत्री को भी एक ही वोट, और उसकी कीमत एक ही रहेगी। ये हमने किया, ये क्या कम है? अरे जिन लोगों को अधिकार ही नहीं था, उन लोगों को अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, सबको समान दृष्टि से दिया। जाति में ऊंच नीच की भावना तो समाज में है, उसको दूर करने की भी सारे लोग कोशिश तो कर रहे हैं, इसके बावजूद भी है। लेकिन जो पॉलिटिकल पावर है, जो राजकीय शक्ति है, वो शक्ति सबको समान दिया गया, और उसी शक्ति से, उसी पॉलिटिकल पावर से, उसी वोटिंग पावर से आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, शाह भी बने हैं। उनको कैसा मैं भूल सकता हूं कि वो साथी रहे थे। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस के बार बार मत छेड़ो।
क्योंकि आप छेड़ते गए तो फिर आप आरएसएस के बीजेपी के भेद निकालते जाएंगे। आपने देश को क्या किया? आजादी के लिए आपके लोग कितने मरे, कितने लोग जेल में गए, दो उसका हिसाब। और कितने प्रोजेक्ट आपने बनाए, कितने पंचवार्षिक योजना में हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस और आईआईटी, ऐसे सब कुछ हमने बनाए। ये सब हमने बना के दिया। लेकिन आप आने के बाद एक नया मेडिकल कॉलेज भी नहीं है सरकारी, एक आईआईटी नहीं है सरकारी, सभी प्राइवेट। अब सभी प्राइवेट है तो क्या गरीब बच्चा, गरीब लड़का जाके वहां पढ़ेगा? इसीलिए तो कांग्रेस की सरकार ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी सरकार के बनाए, पब्लिक सेक्टर हमने बनाई। जितने भी, अब रेलवे भी पब्लिक सेक्टर में है, बैंक पब्लिक सेक्टर में है, और एचएमटी, एचएएल, बीएल, बीएचईएल, ये सब पब्लिक सेक्टर किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। और आज उन सेक्टर में से कईयों कारखाने एक एक करके बेच रहे हैं। ये बीजेपी सरकार एक के बाद एक बेचते जा रहे हैं और वो अमीर लोग खरीदते जा रहे हैं। किसका पैसा? इसमें तो पब्लिक सेक्टर में तो जनता का टैक्स, जनता का पैसा, लेकिन आप बेच रहे किसको? सामान। आपको जो दोस्त लोग हो ना, उनको एक एक बेच रहे। गरीब का, किसान का, मजदूर का, ठेले वाले का, जो रास्ते पे व्यापार करता है, छोटा मोटा व्यापार है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इनका कर्जा बीजेपी सरकार, मोदी सरकार माफ नहीं की। लेकिन अमीर लोगों का 10 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया। 10 लाख करोड़। और हमको पूछते हो कांग्रेस ने, अरे हम तो गरीबों के लिए बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, बैंक के दरवाजे खोले थे, हमने तो बड़े बड़े पीओसीज बनाए थे। लेकिन आप वो बंद कर रहे हो एक के बाद एक के बाद। तो क्यों? कि ये पब्लिक सेक्टर अगर जिंदा रहे तो जो दलितों को, पिछड़ों को जो रिजर्वेशन मिल रहा है ना, नौकरी की जो गारंटी है, वो खत्म हो जाए। फिर वो गुलाम बने, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे जाए, डेली वेजेस पे जाओ। इस मकसद से पब्लिक सेक्टर को खत्म कर रहे एक के बाद एक। लेबर कानून को बर्बाद किया, किसानों के कानून को बर्बाद किया, 700 किसान मर गए। फिर भी आप इन किसान, मजदूर, इनके तरफ नहीं देंगे। सरकार में आज भी 30 लाख वैकेंसीज है। हर स्टेट में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, यूनिवर्सिटीज हो, ऑटोनोमस बॉडीज हो, जो भी है, हमारे देश के पूरे इंस्टीट्यूशन में और सरकारी नौकरी में मिलाकर 30 लाख वैकेंसीज है। आप क्यों नहीं भर्ती कर रहे? इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, नौजवान फिर रहा है सड़क पे,
कोई पीएचडी किया, कोई बीई किया, कोई डॉक्टर है, कोई स्किल डेवलपमेंट के सेंटर में जाके पढ़ा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही और नौकरी आपके पास खाली पड़ी है। और परसों मैं देखा एक टीवी में हमारे प्रधानमंत्री जी 75,000 लोगों का 71 यहां होगा 71,000, ठीक है, मैं जरा ज्यादा ही बोला, इसीलिए 71,000 लोगों को उन्होंने, जो बच्चे रिक्रूट हो गए थे, उनको बुला बुला के ऐसा फॉर्म दिया। अरे ये काम तो डिप्टी सेक्रेटरी करता है, ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर अंडर सेक्रेटरी से जाती है। भाई आप क्यों दे रहे? आप देना है पूरे 30 लाख लोगों को भर्ती करके बड़ा मेला बन के आपका जुलूस निकाल लो। हम नहीं बोलते, लेकिन वो नहीं करेंगे, बोलेंगे, फिर टीका करेंगे, कांग्रेस को ही बोलेंगे कांग्रेस ने बर्बाद किया, क्योंकि बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर लाके हमने बर्बाद किया, यही बोलेंगे। बैंक का राष्ट्रीयकरण करके बर्बाद किया बोलेंगे, लैंड रिफॉर्म्स लाके हम बर्बाद किया बोलेंगे। देखो ये चीजें जिस वक्त जो होना है हम लोग करते हैं, और हमने जो वायदा किया है उसको निभाते आए। जब हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए, बीजेपी ने वहां पहले तो विरोध किया इसको, नरेगा लाए स्कीम, गरीब जो भूखे मरते, जिनको काम नहीं है, हाथ को काम देने के लिए, मजदूरी देने के लिए नरेगा लाए, तब भी हमको टीका करे, क्रिटिसाइज करे। उसी ढंग से बच्चों का स्कूल, हम सरकारी स्कूल बनाने के लिए हर जगह कोशिश की। हाई स्कूल, मैं समझा यहां पर कोई 6,000 सरकारी स्कूल बंद और 28,000 टीचर की नौकरियां रिक्रूट नहीं कर रहे, 20,000 क्लासरूम बनना, वो बंद रहे नहीं। क्यों भाई? ये तो सामान्य जनता को फायदा होता है, ये तो सामान्य वर्ग के लोगों को, गरीबों को फायदा होता है, जिनके बच्चे फीस देकर बड़े स्कूल में नहीं जा सकते, प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ाई भी बंद करने का इन्होंने फैसला लिया। इसीलिए आज इतने वैकेंसी, 28,000 टीचर की वैकेंसी खाली है, तो वो कैसा पढ़ेगा? उसके अलावा अभी मुरब्बी फूल का तो इन्होंने जिक्र किया, हमारे शर्मा साहब भी किए, 137 नहीं 137 लोग उसमें मर चुके। कौन कॉन्ट्रैक्टर्स है, कौन लोग है ऐसा पुल बनाए? उसका इंक्वायरी करे बगैर आपने उसका उद्घाटन किया, आपके पवित्र हस्त से उद्घाटन करते ही 5 दिन में कोलैप्स हुआ। तो कौन जिम्मेदार इसके लिए? आप जो जिम्मेदारी जिनके बाद डालना, उनको तो पकड़ रहे नहीं, और उनको 4-4 लाख रुपए देने का वायदा कुछ उन्होंने किया है, वो मिले कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो 4 लाख वो बस नहीं होता, तो इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा रकम देने के लिए हमारे पार्टी के लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो सुनते नहीं, क्योंकि जब आदमी को ज्यादा अधिकार मिलता है, पावर मिलता है, वो चाहता है कि मैं और मजबूत बनूं, मुझे और पावर चाहिए,
ये पावर हंग्री जिसको हम कहते हैं, ये कर रहे हैं। और ये तो 22 पेपर लीक होके किसी को नौकरी नहीं मिला आज तक, ये सब कुछ आपको मालूम है। दूसरी चीज, ये आजकल जो संविधान में चंद संस्थाओं को अधिकार दिया गया, वो अधिकार तो छीन ही लिए। नए नए कानून बना के ईडी, इनकम टैक्स, सीवीसी और कौन से सब एजेंसीज है, उसका दुरुपयोग करके लोगों को डराते फिर रहे। और डरा कर अगर कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, उसको डराना, चुप बिठाना, नहीं सुनता तो ईडी केस में डालो। अगर वो नहीं उनको मानता तो इनकम टैक्स की धाक डालो। जो चोरी करता है पकड़ो, लेकिन असल चोर तो आपके आजू बाजू में है ना, उनको पकड़ो। और अब क्या कर रहे हैं, इनको एक हमारे पास के एमएलए को भी खरीद रहे हैं, एमपीज को भी खरीद रहे हैं। और आप हमेशा कहते हो लोकतंत्र में जनता जनार्दन किसको सपोर्ट करती है उसी की सरकार बनना चाहिए ना, उसी की सरकार बनना ना। लेकिन जनता जनार्दन मध्य प्रदेश में हमको चाहिए, हम मेजॉरिटी में थे। आप क्यों 16 लोगों को फोड़ दिए भाई, क्यों खरीदे? गोवा में क्यों करें, मणिपुर में क्यों करें, पहले उत्तराखंड में क्यों करें, कर्नाटक में क्यों करें, महाराष्ट्र में क्यों करें? अभी जैसा है मिलिंद है तो क्यों करें? यहां तो जनता का सपोर्ट आघाड़ी को था, अलायंस गवर्नमेंट को था, कांग्रेस पार्टी को था। जनता का सपोर्ट रहते हुए हम 6-7 राज्यों में चुन के आए थे। तुम एक एक करके बुला के डरा के अपनी हुकूमत बनाए। या चुन के आओ, या जो चुन के आते हैं उनको हमारे पास डरा के लेके सरकार बनाओ। तो मुझे ऐसा मालूम होता जो लोग अब गए हैं, जिनको आप कलंकित बोल के घोषित किए, तो वो आपका डराने का एक तरीका है, हुकूमत करने का एक तरीका है। लेकिन वही लोगों को आप लेकर सरकार बना रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी में जाते ही और एक यहां पर शाह साहब, मोदी साहब ने बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन खरीदा, बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन। उस वॉशिंग मशीन में लोगों को डालो कलंकित, वो सब क्लीन हो जाते। कांग्रेस में रहे वो कलंकित, बीजेपी में गए वॉशिंग मशीन में डाले, बाहर निकले वो सफेद। अगर आप डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते तो ये काम क्यों कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अभी पहले ऐसा नहीं होता था क्या? नेहरू जी के जमाने में ऐसा हुआ क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में ऐसा हुआ क्या? इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया क्या? राजीव गांधी जी ने किया? आप कलंकित एक तरफ बोलते हो और करप्ट है बोलते हो, जब आपके पास आता है वॉशिंग मशीन में डालते ही क्लीन हो जाते। ऐसा ये सरकार चल रही है, आप लोग कर रहे हैं। तो इसलिए भाइयों में ज्यादा और कुछ अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, एक बात जरूर कहना चाहता हूं।
क्योंकि हमेशा बीजेपी के लोग, नेता लोग एक बात कहते हैं और वो खासकर नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल में झगड़ा लगाने के लिए और उनको अलग करने के लिए। एक बार 14 अक्टूबर 1949 में 1949 में सरदार पटेल जी ने यह कहा, नेहरू जी के जन्मदिन पर वो लिखे एक बधाई पत्र, उसमें उन्होंने कहा, सरदार पटेल जी ने कहा, कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में अफवाहें फैलाने की कोशिश की है। ये मेरे शब्द नहीं, ये किनके हैं? सरदार पटेल। कुछ भोले व्यक्ति उन पर भरोसा भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग आजीवन साथी और भाइयों की तरह काम करते रहे। समय की मांग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के नजरिए के हिसाब से खुद को बदला है और एक दूसरे के विचारों का हमेशा सम्मान किया है। ऐसा गहरा भरोसा होने पर ही किया जा सकता है। ये खुद वल्लभ भाई पटेल जी ने 14 अक्टूबर को कहा है। फिर आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा बार बार झगड़ा लगाने का? तो इसीलिए इनसे होशियार रहिए। ये सरकार बदलना चाहिए। इसको 27 साल हो गए, ये गरीबों के तरफ देख रही नहीं, इन्फ्लेशन के कम करने की सोच रही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इनकी कोई सोच नहीं है, जीडीपी गिर रही है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत रोज पर रोज घट रही है। ये सब हो रहा है, ये सब देखकर भी आप उनको वोट देंगे? हाथ उठाइए कौन? देखो, यही जोश बाजू वाले कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बोलना। इसी के साथ अब आजू बाजू 5 तारीख तक काम करके कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों को आप जिता के लाइए और हमारे हिमांशु साहब को भी जिता के लाएंगे, मैं आशा करता हूं। आखिरी एक शब्द मैं कह के मेरी बात को खत्म करूंगा, वो ये है कि हमारा लोग आप भी पूछेंगे, आपको उन्होंने भी पूछेंगे कि भाई आप क्या करने वाले हैं चुन के आने के बाद। अगर आपको हम वोट देंगे तो आपका क्या काम होगा? तो हमने अपना चुनावी घोषणा पत्र तो आपके सामने रखा है। हमने कहा है एलपीजी गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में देंगे, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, 10 लाख सरकारी नौकरियां 5 साल में हम देंगे। जो लोग ठेके पे और डेली बेसिस पे सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं, उनको पक्की उनकी नौकरी पक्की कर देंगे, परमानेंट कर देंगे। और किसानों का 3 लाख रुपए तक की कर्जा माफ करेंगे। ये कोई नहीं, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन थे, तब हमने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया, करके दिखाया है। सिर्फ जुमले नहीं, हमारा तो काम है। उसी किसानों के बिजली
बिल माफ होंगे और लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक फ्री एजुकेशन दिया जाए और 3000 नए स्कूल हम खोलेंगे और घरेलू बिजली जो इतनी महंगी हो गई, अभी हमारे सीनियर लीडर बोल रहे थे 10.5 रुपए यूनिट, हाँ इतनी महंगी, इसीलिए हम 3000 घरेलू बिजली 300 यूनिट मुफ्त में दी। शहरी इलाकों में शहरी रोजगार योजना नरेगा के जैसा हम यहाँ शुरू करेंगे। आदिवासियों के जो भी हकूक है उसकी हिफाजत हम करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। आज यहाँ डबल इंजन की सरकार रहते हुए दलितों के ऊपर, SC ST के ऊपर अन्याय और अत्याचार बढ़ गए। 17% इस साल वो बढ़े हैं 2 साल में, 17%। यह क्या कम है? और यहां डबल इंजन की सरकार है, तो ये इंजन बहुत खराब हो गए, फेल हो गए। अरे बदलो भाई, आपको अगर मंजिल तक पहुंचना है तो आपको इंजन को बदलना ही होगा, सरकार को बदलना होगा। इसीलिए मैं आखिरी एक बात कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें चलना है। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है, चलना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम सभी लोग कांग्रेस को लाने के लिए हाथ मिलाते चलो। ये कहते हुए मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।